ओके, सो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इधर मूव करते हैं। और लास्ट टाइम हमने कॉम्पनसेशन वाला स्टार्ट किया हुआ था, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द एनालिसिस पार्ट। सो कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट हमने फिर डिस्कस किया कि टोटल रिवॉर्ड है, देन टोटल कॉम्पनसेशन है। ये चीजें आज हमने मजीद डिस्कस करनी है, सारी ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम मजीद एलेबोरेट करेंगे। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हमने कहा एप्रिसिएशंस होती हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं एंड द टाइटल दैट यू गेट, एंड ये चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स, वॉलंटरी बेनिफिट्स जो कंपनी दे रही होती है आपको खुद से, एंड जो अगर कंपनी ना दे तो वो लॉ की वायलेशन कर रही होती है। तो इसके हमने डिफरेंसेस कर लिए। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी। ये हमारा काफी दूर तक गया मसला, और हमने इस पे देखा कि इंटरनल इक्विटी क्या है, एक्सटर्नल इक्विटी क्या है। इंटरनल में हमने कहा कि जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम काम करने के डिफरेंट पैसे मिलते हैं वो इंटरनल इक्विटी को वायलेट करता है। और जो आप जैसा ही काम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में बंदा कर रहा है लेकिन उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, आपको कम मिल रहे हैं, तो आप एक्सटर्नल जो मार्केट है उसकी इक्विटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस पे काफी हमने एग्जांपल्स भी आपकी तरफ से आई हैं, डिस्कस हो गया काफी कुछ। देन वी टॉक्ड अबाउट इक्विटी लाइन के कुछ मिनिमम मैक्सिमम का कुछ रेंज होता है, जिसपे समी साहब ने हमें काफी तंग भी किया, और आज भी आई होप उनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी। तो इस पे इसके विद इन दिस ग्रे एरिया you are fine, but the moment you go out of this gray area you are going out of the equity line. इस पे आई थिंक हमने ये बात पता नहीं की है कि नहीं, बट दिस आई वुड लाइक टू रिपीट कि एक तरफ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव इक्विटी के इश्यूज हो सकते हैं, which means one's performance reward with relation to other employee, जो हमने बात की इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी की। एक तो ये हो सकता है कि सेम जॉब। सर बीच बीच में से और आपकी आवाज चली जाती है सर, जब आप बोल रहे होते हैं तो बीच में से मिसिंग होती है सर। अच्छा, अभी सबके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है? बाकी को मुझे बता सकते हैं सबके लिए इशू आ रहा है या नहीं? मुझे क्लियर है सर। सर क्लियर है सर, कट रही है सर आवाज। बस ये दो लोगों का कनेक्शन नहीं ठीक, इसका मतलब। चलो मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। जी सर। तो मजीद ये थोड़ा सा प्लीज इसमें मुझे क्वेश्चन करना है, आई वांट यू टू बी क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव इक्विटी की तो हमने लास्ट टाइम भी बात की कि अगर मैं सेम काम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर है एक बंदा और दूसरा बंदा भी असिस्टेंट मैनेजर, और दोनों हम कह रहे हैं कि असिस्टेंट मैनेजर हैं, टाइटल है दोनों का, और इस टाइटल पे इस असिस्टेंट मैनेजर को हम 200 रुपया दे रहे हैं, इसको 150 दे रहे हैं। अगर हम ये गलती कर रहे हैं, हैविंग द सेम पोस्ट वी आर गिविंग डिफरेंट कॉम्पनसेशन, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव इक्विटी के इश्यूज कर रहे हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की है। दूसरा इससे थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क ये है प्रोसीजरल इक्विटी का। प्रोसीजरल इक्विटी एक्चुअली ये कहती है डू प्रोसीजर्स टू डिटरमिन कॉम्पनसेशन लीड टू फेयर रिजल्ट्स। अब थोड़ा सा ये देखिएगा जरा, क्या जो
इस बंदे को एएम कहा जा रहा है और इस बंदे को एएम कहा जा रहा है, इनको डिटरमिन करने का क्राइटेरिया सेम है या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा 20 टास्क करता है, ऐसे रैंडम कहते हैं 20 टास्क करता है तो हम इसको एएम कहते हैं, या 20 इसके पॉइंट्स हैं जॉब के तो फिर हम इसको एएम कह देते हैं। लेकिन इसकी जॉब जब डिटरमिन करते हैं तो ये 30 टास्क करता है तो ये एएम कहलाता है, या 30 पॉइंट्स पे ये एएम बनता है और वो 20 पॉइंट्स पे एएम बनता है। अगर हमारा इनको डिटरमिन करने का प्रोसीजर ठीक नहीं है कि एएम एक्चुअली होता क्या है, तो वो हमारे पास प्रोसीजरल इक्विटी के इश्यूज हैं। कि किस प्रोसीजर से हम पैसे लोगों को देते हैं या पैसे उनके डिटरमिन करते हैं। जी, इस पे मुझे बताएं कि कुछ क्लैरिटी हुई, नहीं तो मैं आपको इधर से थोड़ा सा। सर प्रोसीजरल डिस्ट्रीब्यूटिव इक्विटी और इंटरनल इक्विटी में फिर क्या फर्क है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी में जो फर्क है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव की हमने बात की थी, दोनों हो सकती हैं वैसे। जो इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी है दैट इज इन रिलेशन टू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उनमें दो में ये फर्क है। लेकिन जब हम प्रोसीजरल की बात करते हैं, स्पेशल प्रोसीजर भी दोनों में फर्क हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर कुछ और है, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर कुछ और है। अच्छा चलें, इसकी मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूं। यूएन का फॉर एग्जांपल ड्राइवर है, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर उसको 80,000 पे मिल रही है और एक दूसरी जगह का कोई ड्राइवर है जिसको 20K पे मिल रही है, दोनों के काम में कोई फर्क है? नहीं सर, काम सर, में फर्क नहीं है सर। काम में फर्क नहीं है, बट ये ड्राइवर को जैसे फॉर एग्जांपल रेट करते हैं ये फर्क है, और ये ड्राइवर को जैसे रेट करते हैं वो फर्क है। अब सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको जरा ज्यादा वो कर रहा हूं, बट आई वांट कि जरा पॉइंट क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज आपने एक जॉब इवैल्यूएशन की एक बंदे की, 3 पॉइंट उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं, 4 सिक्योरिटी के हैं, 5 इमरजेंसी के हैं, 3 उसके किसी और चीज के हैं, तो 5, 9 एंड 15 पॉइंट की नौकरी होगी, 15 पॉइंट की नौकरी होगी। दूसरी तरफ आप एक और बंदे को इवेलुएट करते हैं, उसकी भी 15 पॉइंट की ही नौकरी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव इक्विटी के मुताबिक आप दोनों को सपोज एक पॉइंट 100 रुपए का है तो 1500 रुपया तनख्वाह दे दें, ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। लेकिन ये कंपनी अपना पॉइंट 100 रुपीज का रखती है और ये कंपनी अपना पॉइंट 200 रुपीज का रखती है। जो प्रोसीजर है डिटरमिन करने का कितने पैसे देने हैं, इसको 3000 मिलेगा, इसको 1500 मिलेगा, ऑल्दो जॉब दोनों की 15 पॉइंट की है। ये जो प्रोसीजर है डिटरमिन करने का, अगर वो डिफरेंट है तो फिर आप प्रोसीजरल इक्विटी में गड़बड़ कर रहे हैं। जी सर प्रोसीजर सेम है
और डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है इसमें ना? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें यह भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम यूएन की बात कर रहे हैं और किसी और फर्म की बात कर रहे हैं, और यूएन में हो सकता है जी कि उसकी जो जॉब है ऐसे हार्ड एरिया में हो जिसमें लाइफ रिस्किंग जॉब हो उसकी, बिल्कुल, और देन इट इज फाइन, और उस देन इट इज फाइन। तो दूसरा जो फर्म है उसकी जो जॉब है वो शहर में हो और उसकी क्वाइट बिल्कुल एनवायरनमेंट में हो, क्योंकि ये भी एक जॉब में होता है कि सम टाइम कि फॉर एग्जांपल इफ आप काफी रिमोट एरिया में जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए इंसेंटिव बोनसेस वगैरह या उसका पे और सैलरी स्ट्रक्चर जो है सर, सैलरी बैंड में डिफरेंट होता है, ये भी एक बिल्कुल हो रहा है। राइट। देखिए, अगर अगर वो डिजर्व करता है तो आप बिल्कुल उसको दें, लेकिन इसी पे अगर ऐसा हो कि आप एक बंदे को हार्ड एरिया में ड्राइविंग ही करा रहे हैं और आपका वही बंदा कोई ड्राइवर ही है, चले ड्राइवर आपका एक हार्ड एरिया में काम कर रहा है और एक आपका इस्लामाबाद में ZTBL में काम कर रहा है, आप हार्ड एरिया वाले को अगर ये कहते हैं कि यार देखो ड्राइवर की तनख्वाह तो 15,000 ही है तो तुम्हें भी 15 ही मिलेगा, अगेन आपका जो प्रोसीजरल एक्टिविटी इक्विटी है उसको आप वायलेट कर रहे हैं, उसके काम को भी आप उतनी ही वैल्यू कर रहे हैं जितनी कि आप किसी आम नॉर्मल बंदे की काम की वैल्यू को कर रहे हैं। तो आपका प्रोसीजर, यू कांट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। सर ये If- जी सर फोर्सेस में बेसिकली होता है हार्ड एरिया अलाउंस हो गया या होता है, बिल्कुल जी बिल्कुल, ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन कितनी एफर्ट कर रहा है और उसको उसके हिसाब से कंपनसेट किया जा रहा है कि नहीं। ठीक किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने देखना है कि प्रोसीजर आप क्या लगा रहे हैं, प्रोसीजर में तो कोई आप गलती नहीं कर रहे जिस प्रोसीजर से आप उसको पैसे दे रहे हैं। इवन कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट जो है, अगर वो भी आप नहीं केटर करते तो तब भी आप गलत कर रहे हैं, तब भी इक्विटी से आउट हो रहे हैं। एंड बहुत सारे जगहों पे ऐसे होता है कि जो फॉर एग्जांपल ये जो आप क्या है पार्को वगैरह और आपकी जो ये ऑल्पर्स वगैरह की जो कंपनी है, क्या इसका नाम, एंग्रो, इनके जब आप वहां जाके काम करते हैं तो आपको एक किस्म का हार्ड एरिया अलाउंस ही मिल रहा होता है, बिकॉज वो चीज केटर करनी होती है आपने। आप जब TADA बनाते हैं, व्हाई डू यू काउंट 1 day as 2 days? व्हाई डू यू गिव डबल द वेज? क्योंकि आप कंसिडर करते हैं यार बंदा अपनी फैमिली से दूर है, वो अपने नॉर्मल हालात से दूर है, तो यू पे हिम एक्स्ट्रा मनी। दैट इज आल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसीजर इक्विटी। क्या प्रोसीजर आप यूज करते हैं। इसी तरह जब आप ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं लोगों का तो उसका फैक्टर लगाते हैं ना, फैक्ट्रीज में तो स्पेशली फैक्टर लगता है 1.5 का या 2 का, 1.5 1.5। कुछ फैक्ट्रीज ऑर्डिनरी में सर, स्पेशल स्पेशल भी होता है, ऑर्डिनरी ओवर टाइम भी होता है जिसमें वीकेंड पे ज्यादा वो होता है, संडे को ज्यादा डिफरेंट होता है। कैलकुलेट करते हैं, वीकडेज ईद में पे डिफरेंट डिफरेंट हो होता है। जाता है, ईद पे डिफरेंट हो जाता है। ईद पे मैंने ये भी सुना है कई दफा 3-4 तक भी फैक्टर चला जाता है जब बिल्कुल ही लोग कम आ रहे होते हैं। सो ये सारी चीजें आप इसलिए कर रहे होते हैं। वैसे तो आप उसको कहेंगे यार तुम घंटा काम करते हो तो 100 रुपया ही बनता है तुम्हारा एक 1 आवर का, लेकिन नहीं, आप ये देख रहे होते हो कि आप उससे 8 आवर्स 9 आवर्स के अलावा काम करवा रहे हैं। सो आपको जो प्रोसीजर है कॉम्पनसेशन को डिटरमिन करने का, वो भी आपका ठीक प्रोसीजर होना चाहिए। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपका बेटा है तो उसके लिए आपकी कोई प्रोसीजर ठीक नहीं है और एक आम बंदा आ गया तो उसके लिए आपने प्रोसीजर सख्त कर दिया। तो ये आपको दोनों चीजें एक्चुअली ध्यान में रखनी होती हैं। एंड देन यू कम टू दिस इक्विटी लाइन। देन वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स के इनसे हम कॉम्पनसेशन जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। और देन वी टॉक्ड अबाउट ये चीजें होंगी, जॉब एनालिसिस होता है, इसमें जॉब इवैल्यूएशन होती है, वर्थ पता चलती है, कैसे सर्वेस करते हैं, पे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पॉलिसीज वगैरह और ये इंडिविजुअल पे और सारा कुछ, इस पे हम आगे मजीद बात करते हैं। देन वी सेट कि यहाँ आप टोटल कर लेते हैं, नंबर्स को इवेलुएट कर लेते हैं जॉब को, और जितने पॉइंट्स बन जाए पॉइंट्स की बेस पे जितने का भी आपने उसको पॉइंट रखा हो उस बेस पे आप उसको पे कर देते हैं।
Then we talked about this green and red circle jobs. हमने कहा जब भी आपका कोई बंदा कम परफॉर्म करके ज्यादा रिवॉर्ड ले रहा होता है, वो रेड सर्कल जॉब्स होती हैं आपके लिए। और ऐसा बंदा जो ज्यादा परफॉर्म करके लेस रिवॉर्ड ले रहा होता है, वो आपके लिए ग्रीन सर्कल जॉब्स होती हैं, जिसमें हमने कहा कि ग्रीन सर्कल्स आर डेंजरस बिकॉज पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, और वो अच्छे लोग हैं जो नहीं सेटिस्फाइड। दैट इज वाई ये आपके लिए डेंजर है, आपकी ग्रीन जॉब्स नहीं होनी चाहिए। और रेड जो है ये सिर्फ एक्सपेंसिव होती हैं, जितना पैसा कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा पैसा, या एज कंपेयर टू व्हाट दे डिजर्व ज्यादा पैसा आपसे ले रहे होते हैं। हमने इस ग्राफ में देख लिया। अब है हमारे पास सर्वेज। सर सॉरी सर, वो भी रेड सर्कल भी उतना ही डेंजरस नहीं है सर? वो काम नहीं कर रहा और उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। जी, लेकिन वो क्या आपको छोड़ के जाएगा? हाँ, छोड़ के जाने वाला नहीं होगा, नहीं होगा सर। अच्छा, इसकी कोई कंप्लेन्स होंगी? जी नहीं सर। नहीं। ये रहता है नहीं रहता, कोई खास मसला है आपके लिए? नहीं सर। नहीं। हम्म, आप यू डोंट केयर, ये पहले बड़ा पैसा खा रहा है आपका, काम ज्यादा कर नहीं रहा, उसने सिर्फ मेंबरशिप मेंटेन की होती है बस। वो बस कहानी चला रहा होता है कि बस मुझे सैलरी आ रही है, बस ना मुझे कुछ कहे ना मैंने कुछ करना है। कुछ करना है। फिर मुझे बताएं कि क्या इसके चांसेस हैं कि ये नाराज होगा आपसे? कम है सर। जी सर। क्या ये अच्छा वर्कर है? छोड़ के जाने नहीं। के चांसेस हैं? लीगल इश्यूज हो सकते हैं? जी सर। यस 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 यस। और ये छोड़ के जाएगा तो आपकी कंपनी को बहुत इम्पैक्ट होगा। ये छोड़ के जाएगा तो खैर है, कोई इशू नहीं है, शायद बचत हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर। सो ये एक्चुअली डेंजर इन द सेंस कि ये काम नहीं होना चाहिए। सही हो गया, बिल्कुल ये ठीक हो है। भी जाए तो चलो कोई बात नहीं, बट ये भी नहीं होना चाहिए। टेक्निकली तो एचआर के लिए भी ठीक नहीं है, बट ये नहीं होना चाहिए। दिस इज वेयर यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बिल्कुल ये ठीक है बड़ी अच्छी एग्जांपल ये बनती है कि जो बहुत स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिस तरह ये बैंक्स वगैरह है, यहाँ जी। जो पुराने बैंक्स हैं वहां पर ग्रीन जॉब ज्यादा होती हैं। जो आपकी रेगुलर जी। कंपनियां होती हैं वो सारी ग्रे में फॉल कर रही होती है, और जो आपके नए स्टार्टअप्स होते हैं और एग्रेसिव स्टार्टअप्स होते हैं वो रेड में फॉल कर रहे होते हैं। वो मार्केट से ज्यादा पैसों के ऊपर बंधक उन्होंने उठाया होता है और सारा कुछ किया होता है उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। जी, इनिशियली तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपने वो कुछ ना कुछ ब्रांडिंग और उसके लिए करना होता है। जी बिल्कुल, और आपने मार्केट से अच्छा टैलेंट उठाया होता है और आप एग्रेसिव होते हो उस time पे। बिल्कुल, बट इवेंचुअली आपका जो है ना वो ग्रे लाइन शुड बी मेंटेन्ड, बिकॉज और इसमें विद द रखेंगे। पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रीन में चले जाते हो, क्योंकि लोगों की प्लेस जो है, पुराने लोगों की पेस कम होनी शुरू हो जाती है, नए आने वालों की ज्यादा होती है, तो नेचुरली वो ग्रीन में पुश होते जाते हैं। जी, लेकिन तार साहब बड़ा ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंक्रीमेंट पॉलिसी अच्छी है तो फिर लोग ज्यादा रेड में चले जाते हैं। इवन आफ्टर सम टाइम काम वो कम करते रहते हैं और इंक्रीमेंट्स लग लग के आप कहीं ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर आपकी इंक्रीमेंट या परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस वगैरह की पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी स्ट्रिंजेंट, बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो फिर ग्रीन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर ग्रीन जॉब ज्यादा बन सकती हैं। सो बड़ा डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसीज क्या है। आप देखें ना, अगर 15-20% आपका इंक्रीमेंट है हर साल का, तो उस पर जरा कंपाउंड इंक्रीमेंट लगा के सोचें किधर बात जाती होगी। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी डिवीजन कितनी होती है, वो सारी चीजें कनेक्टेड हैं। बट यस, आप सही कह रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए रेड जॉब ज्यादा होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इवेंचुअली दे एंड अप हैविंग मोर ग्रीन जॉब्स, बिकॉज लोग तो काम के होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, डिजर्व कर रहे होते हैं, बट उनको उतना पैसा मिल नहीं रहा होता। लर्निंग कर्व्स आती जाती है ना, आपको आता जाता है काम, आपके लोग पुराने होते जाते हैं, आप पुराने होते स्टेबल जाते होते जाते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है चल रहा है काम, और शुरू में आपने एक काम के लिए 3 बंदे रखे होते हैं, इवेंचुअली वो एक बंदा 3 बंदों का काम कर रहा संभाल होता है और ग्रीन बिल्कुल। नीचे गिरते जाता है वो। जी बिल्कुल ऐसे ही। सो इनके बारे में हमने बात की कि ये क्या चीजें थी। फिर हमने सैलरी सर्वे का एक्चुअली कहा, इसकी मैं आपको एक असाइनमेंट भी मैंने वो टाइप की हुई है, मैं आपको भिजवा दूंगा, वो आप कर लेंगे। कुछ तो जो गवर्नमेंट्स हैं
उन्होंने सैलरी सर्वेस करके रखे होते हैं कि किस इंडस्ट्री में क्या चीजें कैसे हो सकती हैं और कितनी सैलरीज देनी चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट्स इनको कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है वो मैक्सिमम कितनी फी चार्ज कर सकता है पर पर्सन, पर पेशेंट, समटाइम्स दैट इज डिटरमिन्ड। माइनिंग इंडस्ट्री में जाना है तो बंदे को मिनिमम वेज फर्क होगी, और अगर नॉर्मल जॉब है तो उसमें मिनिमम वेज फर्क होगी। इसी तरह एरियाज डिफाइन किए होते हैं, जॉब्स डिफाइन की होती हैं, सब कुछ। एक और जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लास्ट टाइम मैंने बताया आपको कि कुछ कंट्रीज ने अपनी फूड बास्केट बनाई होती है। फूड बास्केट ये नहीं है कि बास्केट बनाई होती है, उन्होंने साल के हिसाब से अपने एक्सपेंस को देखते हुए वो कह देते हैं कि एक बंदे का खर्चा जो है इतना हर साल होता, हर मंथ होता है, जिसमें इतना वो उसका मिल्क का खर्चा है, इतना उसका रोटी का खर्चा है, इतना उसका जो भी खर्चे मेन है सारे लिविंग एंड सब कुछ। तो वो कह देते हैं कि अगर कोई फैमिली मेंबर, फॉर एग्जांपल, वो कह देते हैं कि 25 पाउंड पर वीक पर मंथ एक बंदे का खर्चा है सपोज, तो फिर वो जब आप सैलरी किसी को देने लगते हो तो उसमें आप कह देते हो कि 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो कम से कम कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट आपकी जो है 125 पे जाएगी, अगर 125 इंक्रीज हुआ है या कुछ ऐसी चीज। गवर्नमेंट आपको काफी हेल्प करती है। कई दफा डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज ने, ये जो रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, कॉम्पनसेशन कंपनीज होती हैं, एचआर आउटसोर्स के लिए जो कंपनीज होती हैं, उन्होंने भी ये चीजें सेट बना के रखी होती हैं अपडेटेड, जस्ट बाय दीज थिंग्स फ्रॉम देम, और आप उसको भी अप्लाई करते हैं तो यू कैन बी वेरी श्योर कि आपको अपना सर्वे कंडक्ट नहीं करना पड़ता, और उनके सर्वेस जो हैं वो वैलिडेटेड एंड लेटेस्ट होते हैं। सर ये जी एक मैंने अभी कुछ अर्सा पहले पढ़ा था, एक नया वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, ये मिनिमम अश्योर्ड वेज जो कह रहे हैं जी जी कि जिसको सर वो थोड़ा सा अगर इसके साथ रेलेवेंट है तो थोड़ा सा उसका भी बता देंगे इसी के साथ सर, कि वो क्या गेम है सर जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं कि जो मिनिमम अश्योर्ड वेज सब पूरे सबकी होनी चाहिए हर एक जगह की। एक्चुअली जहां तक मैं आपको थोड़ा सा इसमें वो बता सकता हूँ वो ये है, एक मुझे भी आपने याद कराना है, उस पर भी मैं चले अभी आपको बताता हूँ, रियल इनकम, ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज आजकल इसका ज्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे रूल्स वगैरह आ रहे हैं। पहले तो कोई सिलसिला था ही नहीं ना की वजह से जी, किस चीज की वजह से आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी? रियल इनकम कैलकुलेशन जो है वो हम सबको पता, वैसे वैसे ही पता होना चाहिए कि रियल इनकम क्या है। बहुत सारे लोगों को आई गेस आइडिया होगा, बट जब आप उसको मेरा ख्याल है सुनने के बाद सोचोगे तो फिर आपको सही पता चलेगा। सो उस पर भी हम बात करते हैं। मिनिमम वेज का जहां तक मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पहले तो ये था कि कोई भी बस कितने पैसे भी किसी को देके काम करवा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगेन लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट जो अभी हमने पढ़े हैं ये भी उसी में आ जाता है कि लीगली रिक्वायर्ड चीजें क्या है। ओके, गवर्नमेंट्स एक्चुअली पूरा अपना एनालिसिस करती हैं कि एक फैमिली या एक बंदा या एक जो पर्सन है उसका कितने में मंथली या वीकली या वो गुजारा हो सकता है, या वो कम से कम ठीक लाइफ गुजार सकता है। कॉन्सेप्ट पता क्या है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि वो एक बंदे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो, इनका स्प्रेड ज्यादा ना हो। सो उसकी वजह से अब सिर्फ ये होना शुरू हो गया है कि पहले कैटेगरी होती थी, पहले आपने जब सुना होगा कि मिनिमम वेज आगे ब्रैकेट में लिखा होता था स्किल्ड वर्कर। अब स्किल्ड को फिर डिफाइन किया हुआ था जी, जो टेलर होगा, जो प्लम्बर होगा, जो इलेक्ट्रिशियन होगा, जिसके पास कोई कॉम्पिटेंसी होगी, जो कुछ काम कर सकता होगा, तो उसको आप 17,500 दे दें,
आजकल के हिसाब से, और बाकी स्किल्ड नहीं है तो उसका उस पर ये अप्लाई नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल जो आम हमारी लेबर है, ये उस पर शायद अप्लाई नहीं होता था। अब उन्होंने कहा कि कैटेगरीज को छोड़ के भी एक लोअर लेवल होना चाहिए। पहले क्या था, 17,500 फॉर स्किल्ड पर्सन। इसको गेन करने के लिए बंदे में कुछ ना कुछ होना जरूरी था कि वो स्किल्ड है। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि कोई भी किसी किस्म की भी जॉब के लिए जो है वो, सपोज अगर वो कह देते हैं कि किसी किस्म की जॉब के लिए भी 17,500 इज मिनिमम वेज, तो आई थिंक दैट इज आपका जो है ना वो मिनिमम अश्योर्ड वेज, कि इतना तो हो। इसके ऊपर फिर जो है वो आप कैटेगरीज बना लें कि किसको कितने पैसे देने हैं। जी अच्छा, ठीक हो गया सर। मतलब यानी कि उसमें वो हटा दिया कि उसकी स्किल लेवल क्या है और वो नहीं, चीजें। वो रहेगा, वो रहेगा। ठीक है सर। एक और लेवल क्रिएट कर दिया, एक नया लेवल क्रिएट कर, ठीक हो गया एक सर। और कह लें कि जो है ना फ्लोरिंग क्रिएट कर दी एक और। पहले फ्लोर था लेकिन बेसमेंट भी थी। इसके नीचे अगर इस तरह के लोग नहीं हैं, इससे कम वाले लोग हैं, तो इनको इधर ले जाएं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये तो इससे तो नीचे जा ही नहीं सकते ना, अब इससे ऊपर कैटेगरीज बना लें क्या क्या बनानी है। पहले ये चीज डिफाइन नहीं थी। तो अब सबके लिए जो है, फॉर एग्जांपल गार्ड है, जो है जैसे भी जिस तरह की भी जॉब है, मिनिमम अश्योर्ड वेज जो है वो इतनी होगी। हमारे तो बिकॉज हमारा लॉ जो है वो सारा उस पे चला गया होगा ना, प्रोविंसेस पे। जी आई सर। थिंक 2006 के बाद या कुछ इस तरह। अब वो हर प्रोविंस अपनी डिसाइड करता है, बट फॉर्चुनेटली सारे प्रोविंसेस ने अभी 17,500 ही रखी हुई है, एक जितनी है। बट मेन काम गवर्नमेंट्स का होता है कि गवर्नमेंट्स ये सारी चीजों में एड करती है। और सिंपल जो सैलरी का सर्वे है उसमें आप यही कर सकते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनीज हैं और किसी एक जॉब के मुताबिक, लेट्स से दिस इज अ जॉब ऑफ, अगेन चलो ड्राइवर की बात कर लेते हैं कि किसी ड्राइवर की पे है। आप नई कंपनी है और आपने देखना है कि आप कितनी पे ड्राइवर को दें तो वो इक्विटी के अंदर रहती है। तो आप सिंपली क्या करते हैं कि आप कंपनी ए से पता करते हैं, कंपनी बी से पता करते हैं, सी डी ई इन 5-6 कंपनी से आपने पता कर लिया, इनको प्लस किया, सबको डिवाइडेड बाय 6 किया एवरेज लेने के लिए, और आपके पास ये एवरेज पे आ गई। इस एवरेज पे को आप समझ लेते हैं कि अगर आप इतनी पे दे देते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन इतनी इसमें वेरिएशन लेके आ सकते हैं दैट यू कैन गेन फ्रॉम द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वेज। तो आप कहते हैं कि 25 इनका मिडिल पॉइंट है, इनकी एवरेज है, और मिनिमम जो है मैं 2000 से कम देना समझे कि सिन है, और 2000 से ज्यादा देना जो है, 3000 से सॉरी ज्यादा देना जो है, ये भी अगेन सिन है। तो अब आपने, अगर आपको रेड और ग्रीन जॉब से अपने आप को बचाना है तो दिस इज योर रेंज एंड दिस इज द सेफ जोन। अगर हम थोड़ा सा वापस यहां जाएं, दिस इज योर 3000 नाउ, ये वाला पॉइंट, एंड दिस इज योर 2000, दिस इज योर 2500 इस जॉब के लिए, यहां तक की जॉब है, ये लेवल की, ये परफॉर्मेंस की जॉब। ये दें, यू आर सेफ। इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर ना जाएं तो बेहतर है, बिकॉज इससे ऊपर जाएंगे रेड में चले जाएंगे, इससे नीचे आएंगे ग्रीन में आ जाएंगे। यहां रहते हैं तो ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट सर्विस कर सकते हैं। हमने इसको सिंपल किया सैलरी के साथ। आप इसमें जो सारी की सारी बेनिफिट्स और टोटल कॉम्पनसेशन है उसको देख के चल रहे होते हैं। बेस्ड ऑन दैट सर्वे आप ये
मार्केट की एक लाइन बना लेते हैं। ये जो ग्रे हैं ये क्या चीजें हैं, जरा मुझे बताएंगे? ये जो ग्रे डॉट्स बने हुए हैं बड़े बड़े, ये क्या होगा? सर ये मुख्तलिफ कंपनी की एवरेजेस, मुख्तलिफ कंपनी की मतलब एवरेजेस है। मुख्तलिफ कंपनीज की पे है, ये मुख्तलिफ कंपनीज की मतलब पेज है, सॉरी पेज है। हाँ जी, ये मुख्तलिफ, कोई कंपनी इस जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल ये जॉब के लिए इतने पैसे दे रही है, विच इज वेरी गुड, बहुत ज्यादा पैसे दे रही है। बट कोई इसी तरह की जॉब के लिए इतने पैसे भी दे रही है, और कोई कंपनी इतने ही पैसे दे रही है इतनी जॉब के लिए, और कोई इतने ही पैसे दे रही है इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस की जॉब के लिए। और देखें कि ये जॉब या ये पेमेंट और ये पेमेंट में फर्क कितना है? बहुत ज्यादा फर्क है, इतना फर्क है, लेकिन जो वैल्यू है जॉब की वो इतनी है। तो कुछ कंपनीज इतना पे कर रही हैं, कुछ कंपनीज इसी जॉब के लिए इतना पे कर रही हैं। तो आपको कितना पे करना है, आप इसके दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं, एंड दिस इज योर लिमिट। बट अगेन इट इज योर ऑप्शन कि डू यू वांट टू बी एट द बॉटम ऑफ द पे मास्टर, या कि आप फिर बेहतर पे मास्टर होना चाहते हैं। वो फिर बाद में आपके अपने फैसले हैं, पॉलिसीज हैं, या जो भी कितना टॉलरेट कर सकते हैं आप। बेंचमार्क एंड नॉन बेंचमार्क जॉब्स की हमने बात कर ली थी लास्ट टाइम। जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है वो बेंचमार्क होती है, जिनका डेटा हमारे पास नहीं अवेलेबल होता वो नॉन बेंचमार्क जॉब्स होती हैं। मार्केट लाइन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब वैल्यू एंड मार्केट पे। Or how do we compute it? We compute it by using regression analysis. Next time we will also do this regression analysis ताकि उससे हमें ये मार्केट लाइन मिल जाएगी। Now another very long-standing debate in pay system is broadband versus traditional and narrow structures. इस पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अग्री करते हैं, बहुत सारे डिसएग्री करते हैं। हमारा आइडिया इस क्लास का ये है कि हमें एक तो समझ आ जाए कि क्या होते हैं, और थोड़ा सा इसके जो बेनिफिट्स हैं या प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं उसमें देख लें कि क्या चीज है। प्लीज इसको समझना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे क्वेश्चन पूछना। आई होप आपको ये पॉइंट्स की क्लैरिटी आ गई है। सर्टन पॉइंट्स पे आप सर्टन अमाउंट किसी को दे सकते हैं। सर ये यहाँ पर ज्यादा क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जी जी जी। आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि आपकी जो जॉब आपने एवेलुएट की है, इंक्लूडिंग दीज फैक्टर्स, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जॉब की, कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी क्वालिफिकेशन है, मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं, कंपनी सक्सेस क्या है, टेन्योर क्या है, सिविल स्टेटस क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जॉब की कितनी है। इन सारी चीजों की बेस पे आपने कोई ना कोई पॉइंट जो है वो लोगों को किसी एक जॉब को दे दिए। अब ये जॉब के जो पॉइंट्स हैं ये आपने टोटल कर लिए, एंड उसकी बेस पे आपने यहां आके ये कह दिया कि लेट्स से एक जॉब है जिसके 100 पॉइंट्स हैं, एक जॉब है जिसके 200 पॉइंट्स हैं, 300, 400, 500 एंड 1400 तक आपके पास पॉइंट्स हैं। सिंपल मतलब ये है कि ये ऐसी जॉब्स हैं जो कम टफ हैं, या इनके जो पॉइंट्स हैं या इनकी जो वैल्यूएशन है उसमें ये लोअर जॉब्स हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन। ये आपकी हायर जॉब्स हैं, बट कितनी हायर और कितनी लोअर हैं और किस तरीके से आप इनको पे कर सकते हो। तो पॉइंट यहां समझने वाला है वो ये है, 100 to 300
पॉइंट्स की जो जॉब्स हैं उनको आप 1000 to 2000 रुपीज या डॉलर्स पैसे दे सकते हैं। जो आपकी 300 से लेके 500 की जॉब्स हैं पॉइंट्स की, उनको आपको मिनिमम 2000 मैक्सिमम 3000 देना चाहिए। इसके दरमियान आपके पास लिमिट है ये वाली इन जॉब्स के लिए। 500 to 700 की जो आपके पास लिमिट है दैट इज अबाउट 2800 to 5000। यहां तक आपके पास लिमिट है इनकी, यहां से लेके। इसी तरह 700 to 900 जो है वो आपको ये लिमिट है पैसे वाइज 4 to 6200। अच्छा, अब मुझे जरा आप में से लोगों ने बताना है, मैं क्वेश्चन एक करता हूं आपको। मेरे पास जो जॉब है उसके पॉइंट्स हैं 650 पॉइंट्स हैं और मैं उसको जो सैलरी दे रहा हूं दैट इज $5500। Is it right or not, first of all, according to this traditional structure? And what kind of jobs is going to be a red or a green circle job? Sir, it's more than that, so ये red circle Sir, होगी, wrong sir. है. That will be a red circle job. 650 points, $5500 pay. जी, Sir, red circle job होगा. red circle job होगी. And according to my pay structure, if I am following the traditional pay structure, क्या मैं इतने पैसे दे सकता हूं उसको? 5500। मैंने ये बोला, अच्छा चले इसको क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करता हूं। ये आपकी पॉलिसी है, ये जो है ये जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, दिस इज योर पॉलिसी। ठीक है, मेरे पास एक बंदा आया जॉब करने और वो जॉब ऐसी करने आया है जिसके पॉइंट्स हैं 800 पॉइंट्स हैं उस जॉब के। मैं यहां आपको थोड़ा सा इसमें फैसिलिटेट कर देता हूं। 800 पॉइंट्स हैं उसके जॉब के, लेकिन वो आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे $7000 मिनिमम मिलेंगे तो मैं आपके पास जॉब कर सकता हूं। कैन यू हायर दैट कैंडिडेट बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर ऑफ द पे या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। ओके तो मतलब कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी तो है, लेकिन मतलब जाहिर है हम अपनी पॉलिसी को वायलेट कर रहे होंगे और वो रेड जॉब हो जाएगी। वायलेट कर रहे होंगे और वो आपके हिसाब से फिर जिस तरह आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो पॉलिसी बनाई है आपके हिसाब से, वो रेड जॉब शिफ्ट हो जाएगी। और आप उसको जब आप बिल्कुल ब्लैंकली नो कर देते हैं ना, एक साइड पे कागज देख के कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, अगर वही बंदा आपसे $6000 मांगे, आप उसको पे की वजह से जाने तो नहीं देंगे या जाने दे सकते हैं? आप हायर कर सकते हैं कि नहीं? फिर आप उसको कंसीडर करेंगे बाकी चीजें देखने के लिए। ठीक है, इफ यू लाइक द कैंडिडेट and there's only one thing left which is the pay and he's demanding 6000, do you have the room? Sir, कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि सर आपने किए है। सर अगर 800 पे है वो तो हम 6000 ही देंगे, तो कॉम्प एंड बेन मिला के हमारा इस लाइन तक जाएगा ना? जी वो तो मिला के जाएगा, लेकिन वो आपसे 6000 डिमांड कर रहा है। आपके पास क्या रूम है या उसको फारिग करवा देंगे कि नहीं भाई हमारी पॉलिसी अलाउ नहीं करती? पॉलिसी अलाउ करेगी सर, पॉलिसी अलाउ करेगी, लेकिन इट विल बी ऑन द एक्सपेंसिव साइड। ठीक है, गुड, पॉलिसी अलाउ कर रही है ना, बिकॉज पॉलिसी हमारी ये देखें 800 की जॉब के लिए, 800 की जॉब के लिए हमारी पॉलिसी जो है वो हमें 6000 से थोड़ा सा ऊपर भी अलाउ कर रही है। पॉसिबिलिटी हमारे पास है, बट 65 अगर कहता है तो फिर हम
नहीं उसको रख सकते। अच्छा, अगर आपने लेट सपोज इसको 6 पे हायर कर लिया, 800 वाले जॉब को, जरा गौर से बात सुनना, आपने 800 वाले को 6000 पे हायर कर लिया या 6000 पे हायर कर लिया। आपके पास एक और बंदा आता है जो 890 की जॉब कर रहा है आपके पास, मतलब इस लेवल की जॉब है, इतने पॉइंट्स की उसकी जॉब है 890 की, और वो आपसे मांगता है कि मुझे 65 दे दें, बिकॉज आपने 800 वाले को 60 दे दिया तो मुझे 65 दे दें। तो फिर मैं आता हूं, कैन वी गिव हिम 65? सर 100? नॉट एज पर पॉलिसी सर। नॉट एज पर पॉलिसी, ठीक है, गुड। अगर 14,000 वाला बंदा आपके पास आता है, 14,000 जॉब वाला बंदा आपके पास आता है, सॉरी 1400 वाला जॉब का बंदा आपके पास आता है, और वो राजी है जॉब करने पे 6500 पे, सर ये भी ग्रीन जॉब्स में फिर आ जाएगा पॉलिसी के खिलाफ। ग्रीन जॉब्स में आ जाएगा। आपको वैसे एज एन एचआर क्या करना चाहिए? 65 पे वो खुश है, हम्म, सर हमें उसको इक्विटी वो लाइन पे लेके आना चाहिए सर एटलीस्ट, ताकि वो मिनिमम फिर जी मिनिमम पे उस लाइन पे हमें उसे लाना चाहिए सर अपनी रेंज मिनिमम हम उसे 7 पे तो लेके आए, चाहे वो 65 पे राजी है, जी। लेकिन आप इससे नीचे भी हायर करना कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अभी आ जाएगा वो, लेकिन उसको बाद में पता चल जाएगा कि उसके साथ वाले लोग जो हैं वो 8 भी ले रहे हैं, और 1500 का फर्क है। 8 ले सकते हैं उसके साथ वाले लोग। सो ये हमने दो चीजें इसमें कवर करनी है, बट ये है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स। ट्रेडिशनल पे स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो बहुत बड़ा इशू होता है, जो अभी नहीं हमें लग रहा होगा बट प्रैक्टिकली ये इशू ज्यादा होता है, हमारे पास जो मार्जिन है या जो रूम है ये बहुत कम होता है। ये आपको 300 तक की जॉब के लिए ये मार्जिन दे रहा है। इसमें मार्जिन कम है आपके पास। जो इसके बाद थोड़े से स्ट्रक्चर्स आए, और आजकल बहुत सारी कंपनीज उसको यूज कर रही हैं। मैं जरा एक चीज लिख रहा हूं, मुझे भूल ना जाए, ग्रेड वर्सेस पे का एलिमेंट हमने एक डिस्कस करना है। ओके, क्या आपने देख लिया? इसमें हमारे पास 1400 तक की जॉब के लिए कितनी बार्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो 1400 के लिए हर 200 पे हमारा जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, और एंड में जाके 100 पे। बट हमारे पास ये 7 ऑप्शंस है। नाउ लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये देखें, एंड ये कितने बार्स हैं? ओनली 3, 1 2 3, 1400 जॉब्स के लिए ही। अब इसमें जरा देख के मुझे ये बताएं कि 500 की जॉब के लिए 4000 पे कर सकते हैं? सही थोड़ा अनफेयर नहीं हो जाता? कर सकता है सर। कर सकते हैं। ओके, क्या 100 की जॉब के लिए 4000 पे कर सकते हैं? कर सकता है सर Yes, पॉलिसी yes, sir. कर सकता है, पॉलिसी अलाउ कर रही है। क्या 1400 के लिए 8000 कर सकते हैं? जी। Yes, sir. जी सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी करने लगा हूं, वो जरा आपने मुझे सोच के बताना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो 1000 पॉइंट्स की जॉब कर रहा है वो 3000 ले रहा हो, और जो 600 की जॉब कर रहा है वो 5000 पे ले रहा हो?
जी सर, पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। पॉलिसी अलाउ कर रही है सर। पॉलिसी अलाउ कर रही है। सर एक ये जी सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी प्लीज। अभी सर 550 वाला उसको हम 1000 भी दे सकते हैं और 6000 भी दे सकते हैं सर। 550 वाला यहाँ आता है, इसको हम 1000 भी दे सकते हैं और हम इसको 6000 भी दे सकते हैं। यस, तो सर ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो जाएगा, लाइक मतलब उसके लिए? ये 551 कर लो आप, मतलब 551 वाले को हम 1000 भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड इसी तरह हमारे पास 1050 वाले के लिए पॉसिबिलिटी है कि उसको हम 2800 भी शायद दे सकते हैं और 8000 भी दे सकते हैं। ब्रॉडबैंड जो पे के बैंड्स बने हुए हैं, दे कैन बी नैरो और ट्रेडिशनल जिनको बोलते हैं, दे कैन बी ब्रॉड। सर लेकिन ये ब्रॉडबैंड में थोड़ा ज्यादा अनफेयर नहीं चल रहा है, मतलब वो 100 और 500 या 600 पॉइंट वाले में इतना मतलब वो डिफरेंस जो है कम आ रहा है। ये तो है बात आपकी ठीक, लेकिन आज तक का लिटरेचर जो अभी रिसेंट मॉडर्न है वो कहते हैं कि अगर आपका ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका एचआर ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाता है। अभी इस पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ब्रॉडबैंड पे वो कहते हैं कि ये एचआर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब जरा मुझे थोड़ी सी ये बात बताएं, अगर आपका एक एम्प्लॉई है ये ब्रॉडबैंड में, अगर आपका एक एम्प्लॉई है जो अब मैं पॉइंट्स की बात तो कर ही रहा हूं, लेकिन अब मैं जरा पोजीशन की बात कर रहा हूं, प्लीज उसको जरा गौर से सुनना। पोजीशन का मतलब है कि आप 22वें ग्रेड के अफसर हैं, आप 21वें ग्रेड के अफसर हैं, या आप 17वें ग्रेड के अफसर हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज ग्रेड्स। क्या मेरा अगर 1000 वाला जो बंदा है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह रहे हैं ये 10 ग्रेड का बंदा है, हम इसको 1 से लेके 3 समझ लेते हैं ग्रेड। क्या मेरा 10 ग्रेड वाला बंदा अगर काम नहीं करता और अगर 800 वाला मेरा काम ज्यादा करता है बंदा अपनी जॉब पे, या ज्यादा एफर्ट है, या जैसे भी है, ग्रेड की बात कर रहा हूं इसलिए पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, क्या मैं पे के थ्रू, बेनिफिट्स के थ्रू इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता हूं इफ आई हैव द ब्रॉडबैंड स्ट्रक्चर? जी सर। जी कर सकते हैं कर सर। कर सकते हैं। अब एक और सिनेरियो जरा देखना, फिर आप मुझे हेल्प करेंगे मजीद इसकी अच्छाइयां बुराइयां देखने में। मेरे पास एक बंदा है जो कि 7 ग्रेड की जॉब के लिए आया है, 7 ग्रेड की जॉब के लिए आया है। सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसको एक्सपीरियंस भी समझ लें कि 1 साल का एक्सपीरियंस से लेके 14 साल का एक्सपीरियंस होगा तो हम लोगों को रख सकते हैं। ये हर ग्रेड की रिक्वायरमेंट है, सपोज कर लें। अगर मेरे पास एक ऐसा बंदा आया है जिसके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या उसको मैं ग्रेड 11 की जॉब दे सकता हूं? यही रिक्वायरमेंट है मेरी। सर नहीं दे सकता। नहीं दे नहीं। सकते सर। नहीं, मेरी पॉलिसी ये कह रही है कि हाँ 7 ग्रेड के लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मैं उसको ये वाली जॉब नहीं दे सकता। एक सेकंड, जरा हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर पे जाते हैं। मेरे पास 7 इयर्स की एक्सपीरियंस वाला बंदा आया और मैं उसको जॉब इससे ज्यादा की नहीं दे सकता, बट उसके टास्क, उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर, जो प्रीवियस कंपनी से वो आया है, प्रीवियस कंपनी उसको 7000 पे कर रही थी, प्रीवियस कंपनी उसको 7000 पे कर रही थी,
7 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस है, बंदा बड़ा काम का है, मैं उसको 7 से ज्यादा पे नहीं रख सकता, बिकॉज 7 ग्रेड इज द मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन उसको मैं कहता हूँ यार ग्रेड में तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई बात नहीं, खैर है, मैं तुम्हारी पे बेहतर कर देता हूँ, पे उतनी ही दे देता हूँ या 720 दे देता हूँ तुम्हें। क्या मैं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको 7th ग्रेड पे रखते हुए 720 की पे दे सकता हूँ? नहीं दे सकते सर। नहीं दे सकते। तो मुझे पॉलिसी दोनों तरफ से ग्रिड लॉक कर देगी, मैं अच्छा बंदा लूज कर सकता हूं। सेम सपोज इसी पे हम बात कर रहे हैं कि एक बंदा आता है जिसका 7 ईयर का एक्सपीरियंस है और सिफारिश आ गई है, सपोज ये बिकॉज हमारे मिसाइल है ना, और उसकी सिफारिश आ गई है 7 ग्रेड पे इसको रखें, और मुझे पता है किसी काम का नहीं बंदा, लेकिन उसको मुझे ग्रेड समहाउ 7 देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ उसका चलो जैसे कैसे भी एक्सपीरियंस है। क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं इस अच्छे बंदे को और इस बुरे बंदे को, उसको मैं 2800 पे रख लूं? मिनिमम पे रख लूं? सर सॉरी, आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं सर? मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉरी सर। पहली वाली बात आपको समझ आ गई कि हम उसको 700, जी सर, वो 7 हो गया सर, बिल्कुल हो जी गया। जरा हम चलते हैं, इधर चलते हैं, चले ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में मेरे पास उसको ज्यादा ऑप्शन बन गई है पैसे देने की, एटलीस्ट 6 बन गई है। यहाँ मेरे पास खैर यहाँ भी 6.5 बन रही है, बट ब्रॉडबैंड में चले आ जाते हैं, इसको हम 600 पे ले। मेरे पास एक सिफारिशी बंदा आया है जिसको मुझे रखना पड़ रहा है, मिनिमम एक्सपीरियंस उसका पूरा होता है 7 ग्रेड पे, लेकिन उसको मैं 28 पे स्टार्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं जी। क्या 700 वाले को, उसी ग्रेड वाले बंदे को मैं 6000 दे सकता हूँ? जी वो भी दे सकते हैं सर, पॉलिसी अलाउ करेगी। सो ये मुझे थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि मैं सेम ग्रेड पे रहते हुए लोगों को कॉम्पनसेशन से फर्क कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। सर कंपनी तो कर सकती है, लेकिन सर इसमें आपके एम्प्लॉय को जो पता चलेगा कि एक 7th ग्रेड का बंदा है या 8th ग्रेड का बंदा है, और उसमें इस तरह फॉर एग्जांपल 8 ग्रेड वाला कम ले रहे हैं और 7 वाला इनकेस ज्यादा ले रहे हैं, तो जी फिर तो ये 8 वाला जो होगा ये तो आपका डिमोटिवेट होगा ना, या जाएगा फिर छोड़ के नहीं, एक्चुअली अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी आपकी मिले। लिमिट है, जी। कम और ज्यादा आप डिफाइन ऐसे करते हैं, हम्म। इसके दरमियान में है तो इट इज फाइन। ओके। आप उसको ये पे नहीं दे रहे, आप उसको ये पे दे रहे हैं मिनिमम। जी। दूसरे को भी आपने यही रखा हुआ है, इससे वो नहीं लेके जा रहे। हाँ सर, और इशू इसलिए नहीं होगा कि उनको भी पता होगा ना कि पॉलिसी यही है। ना दोनों के। जी 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 बिल्कुल, ग्रेड सेम है, लेकिन उनको पॉलिसी का तो पता होगा ना। पॉलिसी पता होगी, नहीं भी होगी तो आप पॉलिसी वायलेशन नहीं कर रहे ना। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, एक का फॉर एग्जांपल ठीक। देखें, एक बंदा जो है वो, उसका चले टीचिंग का कह लें, वो हार्वर्ड में पढ़ाता आया बिजनेस स्कूल में, दूसरे ने किसी किसी ऐसी कंट्री में पढ़ाया हुआ है, तो अफ्रीकन कंट्री से चलो आ गया पढ़ा के बेचारा, ठीक है उसका भी एक्सपीरियंस एंड सब कुछ होगा, बट क्वालिफिकेशन वाइज वो सेम है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाइज वो सेम है, बट फैक्टर तो है जो उनको डिफरेंशिएट करता है। तो वो ब्रॉडबैंड जो स्ट्रक्चर है ये आपको अलाउ करते हैं ज्यादा वेरिएशन, बट एट द सेम टाइम ये ज्यादा वेरिएशन को कैसे यूज करते हैं लोग, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सर दोनों में से कौन सा बेहतर है? बेहतर तो आजकल कहते हैं ब्रॉडबैंड है, लेकिन वायलेशन के चांसेस भी ब्रॉडबैंड में ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आप अपने बंदे को जो आपका रिलेटिव है नेपोटिज्म में जाते हुए यहाँ रेट कर सकें और दूसरे बंदे को यहाँ भी रेट कर सकें। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिसने हार्वर्ड में पढ़ाया है वो बेहतर है जिसने अफ्रीका में पढ़ाया है? दोनों बेहतर हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली लुकिंग एट द रैंकिंग एंड अदरवाइज हो सकता है आप हार्वर्ड वाले को ज्यादा पैसे देना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास ये आपको स्ट्रक्चर अलाउ ना करे।
हालांकि ज्यादा मेहनत अफ्रीका वाले ने की है। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। वो आपने देखना है कि कैसे उसको कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। बट आपको जो ब्रॉडबैंड स्ट्रक्चर है ये रूम ज्यादा दे देता है, ज्यादा पैसे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं लोगों के साथ। सर यूं भी हो सकते हैं ना कि अगर हार्वर्ड का एक बंदा है और एक किसी आम सी जगह से आ रहा है, तो उनकी सर नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी देखा जाता है ना कि किसके पास कितना इन केस अगर जी, एक सारी बंदा सारी हार्वर्ड चीजें। का है और उससे आता जाता कुछ नहीं है, नॉलेज उसके हाँ पास जी, नहीं है, तो फिर भी तो सर उसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए ना। नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप पे के साथ खेल सकते हैं कई दफा, बिकॉज आप ग्रेड्स के साथ नहीं प्ले कर सकते। सर और दूसरा ये भी है ना कि अगर आप उसको बहुत हाई पे या उस अपने स्पेक्ट्रम के हाईएस्ट एंड पे आप उसको ले जाएंगे, तो फिर ओवर द पीरियड जब उसका करियर प्रोग्रेस करेगा तो आपके पास रूम नहीं होगा उसको, वो बस जिधर है वो उधर ही जी, रहेगा एक वो तरह से। वो बिल्कुल है, बिल्कुल वो मसाइल है। वो मैं अभी बल्कि उस पे आने लगा था कि आपको कई दफा अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोगों को इस रेंज से, इक्विटी की लाइन के ऊपर से, तो फिर या तो उनकी करियर प्रोग्रेशन बड़ी तेज हो और वो इस बैंड में आ जाएं, वरना एक टाइम आ जाएगा जब उनकी जो जॉब्स हैं वो फोर्सफुली ग्रीन में जाना शुरू हो जाएंगी और आपको पॉलिसी अलाउ नहीं करेगी उनको ज्यादा पैसा देना। मतलब से बिल्कुल जैसे क्योंकि जैसे ग्रेड 6 वाला जो है, जब तक वो 10 ग्रेड में आएगा तो हो सकता है अगर उसने शुरू 5,000 से किया है तो फिर उसकी इतना उसको लगेगा कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मैं हालांकि ग्रेड्स मैंने 3-4 जंप कर लिए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे होगा। बट ये दो स्ट्रक्चर्स आपके साथ चलते हैं, इनके अपने फायदे नुकसान हैं। आई थिंक ज्यादा जो टॉल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ट्रेडिशनल चल रहा होता है, लेकिन जो हमारे प्राइवेट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ब्रॉडबैंड चल रहा होता है। इसीलिए कई दफा हमें ये फ्रेज सुनने को मिलती है कि वो फलाना बंदा जो है वो जूनियर है, कहता है लेकिन जूनियर है बट उसकी तनख्वाह देखिए। सो वो ये है कि कई दफा आपको पॉलिसी ऐसे अलाउ करती है। सर वो जी आपने एक बात की थी ना कि जैसे किसी की सैलरी शुरू करे और फिर इंक्रीमेंट लगते लगते कंपाउंड हो जाए और जी ये जी वो, जी जी जी। तो अभी कुछ हफ्तों पहले से हमें पता चला कि उधर हमारे बैंक में ऐसे मैसेंजर्स हैं जिनकी हम्म, सैलरीज जो हैं वो कई मैनेजर्स से ज्यादा हैं, ज्यादा होंगी, अफसरों से ज्यादा डेफिनेटली होंगी। यस, डेफिनेटली होंगी। हैं। क्योंकि अगर आपका 10% का वो इंक्रीमेंट लग रहा है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट का है, वो परफॉर्मेंस जीरो भी कर रहा है, तो 23 साल से 10% के कंपाउंड या 25 साल से 10% के कंपाउंड को ले जाए तो वो किधर पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें यस, और फिर जितने अलाउंस जितनी पॉलिसीज उस दौरान चेंज हुई होती हैं, जिस तरह अगर आपने गवर्नमेंट की कोई सैलरी स्लिप देखे ना, स्पेशली ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो चीजें शुरू हुई होती हैं, तो वो 20-20 जगह पे लिखा होता है कि 2001 का अलाउंस, 2002 का अलाउंस, 2003 का अलाउंस और 2021 तक अलाउंस, 20-20 चीजें लिखी होती हैं उसमें, और फिर जाके उनकी सैलरी बनती है। एक्चुअल सैलरी 23,000, सैलरी जो आपने ट्रांसफर की होती है 83,000। बिल्कुल सही है जी सर। तो वो चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये आपको ब्रॉडबैंड एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है ये आपको थोड़ा सा कॉम्पनसेशन पे और ग्रेडिंग पे और वैल्यूएशन पे थोड़ा सा रूम दे देती हैं। अच्छी बुराई दोनों हो सकती हैं, इट इज हाउ यू यूज देम एंड हाउ यू आर वैल्यूएटिंग योर जॉब्स। ये अब ग्रेडिंग के साथ उसको कंपेयर किया हुआ है कि आप मार्केट लाइन बना लेते हैं और अगर आप थोड़ा सा इसको दोबारा देखें, 2500 इज आर एवरेज, minimum and maximum for one kind of job, for one kind of job. Now if you look at this, so grade 1 की जॉब जो है वो हमें क्या कह रही है, 1 to 200K। ग्रेड 2 जो है उसको यहां से इतने पैसे आप दे सकते हैं, और इसी तरह आपके पास जो है वो फर्दर ग्रेड 8 की जो जॉब है वो आप
लेट्स से 7,000 ऑनवर्ड्स आप पैसे दे सकते हैं। ये आपकी मार्केट लाइन है। दिस इज 25,000 एक जॉब के लिए समझ लें, एंड दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन गिव। मसला रह जाता है। सो वन टाइम बोनसेस, लास्ट टाइम भी इस पे हमारी थोड़ी सी बात हुई। एक्चुअली ये कंपनी पॉलिसी में एक लीवरेज होता है। यू कैन पे समबडी वन टाइम बोनस पेमेंट दैट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेस पे, जो रेगुलर जो पे मिल रही होती है उसका हिस्सा नहीं होते, बट वो कब मिल सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर कंट्रीब्यूटिंग न्यू आइडिया, coping with critical challenges, acquiring new skills, तो आप उसको वन टाइम बोनस दे देते हैं। बोनस, these bonuses usually recognize performance both of the employer and the company. एक्चुअली होता ये है कि जब आप कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा फायदा करते हो, एम्प्लॉयर के लिए कोई बहुत बड़ा फायदा करते हो, तो ये उसकी रिकग्निशन में जो है वो एम्प्लॉय को बोनस मिल जाता है। These bonuses provide great flexibility in rewarding valued behavior at particular situations. एक दूसरे को डिफरेंशिएशन करने में आपकी हेल्प करते हैं कि अगर कोई बंदा है जो बहुत ही ज्यादा एफर्ट करके कोई चीज कर आता है, तो वो आपका जो है वो वन टाइम बोनस हो जाता है। आर्म फोर्सेस में आपको पता है कि जो जितने भी तमगे और ये चीजें मिल रही होती हैं, दैट मे बी कंसिडर्ड एज वन टाइम बोनस। वो आपको रेगुलरली नहीं मिल रहे होते, बट इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अचीवमेंट। लास्ट टाइम जिस तरह बताया था कि कई दफा ज्वाइनिंग पे भी आपको वन टाइम बोनस दे दिया जाता है कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो चले जी, बड़ी अच्छी बात है, आप आ जाए उस पे भी, लेकिन उसको ज्वाइनिंग बोनसेस के नाम से कह देते हैं। जी, को कुछ कहना चाह रहा था? जी सर, एक तो मैं यही कहना चाह रहा था जो आपने भी कह दिया कि एक तो ज्वाइनिंग बोनस होता है कि अगर आप कोई कैंडिडेट या एप्लीकेंट आपकी कंपनी ज्वाइन करता है तो एज और जो उसको अट्रैक्शन करने के उसके बाद 2 या 3 जॉब की ऑप्शन हो तो आप उसको थोड़ा सा अकोमोडेट करने के लिए देते हैं। दूसरा ये जो वन टाइम बोनस है, इसकी जो पॉलिसी है जो नॉर्मली लिखी गई वो ये है कि आपका ऐसा काम, ऐसी प्रोजेक्ट या ऐसा अचीवमेंट या ऐसी एक्टिविटी जो कि आपकी रूटीन जॉब का हिस्सा ना हो। बिल्कुल ऐसी स्पेशल प्रोजेक्ट आपने कोई ड्यूरिंग द एंटायर ईयर आपने कोई अचीवमेंट या प्रोजेक्ट या जिससे कंपनी को फायदा हो, उस पर भी उसको वन टाइम बोनस। जी बिल्कुल उसके लिए हो रहा होता है। लेकिन जो ज्वाइनिंग बोनसेस हैं वो ज्यादातर सी सूट के लिए होते हैं कि आपका सीईओ आया है, सीएफओ आया है, सीएचआरओ आया है या कोई बड़ा बंदा आया है। लो जॉब्स के लिए ज्यादातर ज्वाइनिंग बोनसेस नहीं होते, उनको आप नहीं दे रहे होते, या फिर ऐसी जॉब्स जो बहुत कम हो और उन लोगों को आप ज्वाइनिंग बोनसेस दे देते हैं। तो मेरे क्लास में उसने उसको 2 बैंक से जॉब की ऑफर थी। जी तो आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2000 उसको एक टीडी बैंक है, टोरंटो डोमिनियन बैंक जी, तो बोनस दिया। उसने कहा जी आप हमारा बैंक ज्वाइन कर ले, हम आपको, ही वाज एज अ वेरी अर्ली स्टेज। तो फरमा रहे हैं कि ज्यादातर ये सी लेवल की जॉब के लिए, जी बिल्कुल ज्यादातर उनके लिए होता है, बिकॉज उनका प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों की शॉर्टेज होती है और रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड काफी होती है उनकी मार्केट में, और उस तरह के लोगों की शॉर्टेज होती है। मोस्टली जो फेमस सीईओज हैं उनको ज्वाइनिंग बोनसेस बड़े आराम से लोग दे देते हैं कि यार इनको किस तरीके से ले आए। देन समटाइम्स बोनसेस आर अटैच्ड विद परफॉर्मेंस। जो रेगुलर बोनसेस होते हैं, ईयरली बोनसेस होते हैं, they are sometimes attached with your performance। उसकी पॉलिसी एक सिंपल सी हम पॉलिसी डिस्कस करने लगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की वैल्यू 100% आई थी तो 100% ऑफ योर वन सैलरी। अब ये जो वन सैलरी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको ग्रॉस पे करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको बेस पे करती हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी क्या है, बट डिपेंड ये करता है कि ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस होते हैं ये आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं।
तो 90% आई तो 90% ऑफ योर सैलरी, 80% आई, 70 आई, 60 आई, 50 आई, 50%। और यहाँ कह देते हैं कि अगर 50 से कम आया, बिकॉज यूजुअली 50 से कम जो है वो पुअर में उसमें आता है, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। ये टारगेट्स पे भी होता है। यू कैन पुट एनीथिंग इन द परफॉर्मेंस सेक्शन। तो कई दफा आप कनेक्ट कर देते हैं कि आपको बोनस उतना मिलेगा जितनी आपकी पिछले साल की परफॉर्मेंस होगी। ये पॉलिसी बनी होती है तो उस हिसाब से ये मिल जाता है। सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर जो नॉर्मल प्रैक्टिस जो एक जगह देखी है उसमें ये है कि 60% तक अगर आपका AMI जो है एनुअल मेरिट इंक्रीज का स्कोर आता है आपका, जी जी कुछ बैंक्स की ये पॉलिसी है कि अगर आप बिल्कुल जो KPIs आपके हैं जो आपको उन्होंने वेटेज दी हुई है, अगर उसका स्कोर जी आपका 60 आता है देन यू आर अवार्डेड फॉर विद वन बोनस, अदरवाइज बिल्कुल से बिलो तो वो डिप्राइव कर देते हैं। ऐसे ही है। लेकिन वो तो ये है ना कि यस और नो है, सीधा सीधा वन सैलरी यस और नो। लेकिन ज्यादा लोग फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इसमें चल जाती हैं कि चलो 60-50% तक थोड़ा बहुत बोनस देते रहे, और फिर 50 से नीचे वाले को कहेंगे तुम्हें कोई बोनस नहीं मिलेगा। बट यस, वो भी ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं कि पॉइंट बेस कैसे बनाया होता है, टारगेट बोनसेस कैसे होते हैं, उसकी भी बात करते हैं। बट यस यू आर राइट, ऐसे भी पॉसिबल है कि कितना आपको परफॉर्मेंस अगर ठीक है 60 से ऊपर वाले सबको मिल जाता है, 60 से कम सबको नहीं मिलता। तो दैट इज इवन अ सिंपल पॉलिसी। उसके अपने फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को तो ये समझ आ जाएगी इजीली, कुछ थोड़ा सा बाकियों को समझना पड़ेगा। जिन जॉब्स में भी आपके टारगेट्स होते हैं, स्पेशली अगर आप सेल्स की जॉब का सोचो, तो उसमें ये वेरिएबल पे का और कमीशन का जो सिस्टम है ये चल रहा होता है। जब आपका एक वैसे इसको अभी ग्राफ को देखे बगैर एक चीज सारे समझें। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट लाइफ में जाते हो और उनसे कहते हो मुझे नौकरी दे दें, वो कहते हैं जी नौकरी आपकी पक्की है, कल सुबह आ जाए, टाइम आपके सुबह पहुंच जाए। आप पहुंच गए, सैलरी कितनी है? वो कहते हैं जी सैलरी हमने आपको कोई नहीं देनी, कोई पैसा नहीं है महीने का आपका, बट यू कैन मेक अप टू 5 लाख रुपया। अच्छा, वो कैसे बना सकते हैं? सपोज वो आपको कहते हैं कि आप जाएं हमारी पॉलिसी बेचें, लाख रुपए की पॉलिसी बेचें और 10,000 आपका कमीशन बेस्ड हो गए ना, कमीशन बेस्ड होगी। तो अगर आप उनकी 50 लाख की पॉलिसीज बेच देते हैं तो आपको 5 लाख रुपया महीने का दे देंगे। अगर आप घर बैठे सो रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं बेच रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आपको वो कोई पैसा नहीं देंगे। एक तो ये मॉडल हो सकता है, एक ये मॉडल हो सकता है। सेकंड मॉडल ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी बैंक में गए हैं, उन्होंने आपको कैश पे रखा है कि आप कैश डिपॉजिट लेके आएंगे या बैंक अकाउंट्स लेके आएंगे, और वो आपसे कहते हैं कि अगर आपको 10,000 रुपया महीने का मिलेगा, 10,000 रुपीज पर मंथ इज गोइंग टू बी योर सैलरी। लेकिन एक अकाउंट अगर लेके आते हैं तो उस अकाउंट पे आपको 2,000 रुपीज मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली एग्जांपल में तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे थी कि जितना आप काम करेंगे उतने पैसे मिल जाएंगे। इसमें अब दो चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। पहली चीज कि आपको फिक्स कुछ ना कुछ मिल रही है, 10,000 रुपया मिल रहा है चाहे आप एक अकाउंट भी ना लेके आए। देयर माइट बी सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स कि आपने आना है, बैठना है, पंच इन करना है, साइन इन साइन आउट करना है, वो अलग एक मसला है। लेकिन फिक्स 10,000 के साथ आपकी वेरिएबल पे भी है जो हर महीने चेंज हो सकती है। अगर आप 10 अकाउंट ले आए हैं आपको 20,000 मिल जाएगा,
अगर आप 5 अकाउंट ले आए हैं तो 10,000 के ऊपर 10,000 और आपकी कमीशन बन जाएगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी जॉब की नेचर ऐसी हो जिसमें आपको वो कह दें कि 30,000 रुपीज मिलेगा जितना भी काम करें, और आप 30,000 रुपीज बस होगा, उस वो फिक्स पे है, वेरिएबल उसमें नहीं है। लेकिन ऐसे भी मतलब इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पीस रेट है जिसमें आपको वेजेस मिलती हैं, और एक कमीशन है। कमीशन यूजुअली जब परसेंटेज में बातें होती हैं तो कमीशन आ जाता है और सैलरी के साथ कमीशन होती है, वेज के साथ आपका पर पीस रेट होता है। अब जरा मुझे आप लोगों ने जवाब देने हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस चल रही है, और ये आपकी वेज चल रही है। इसी तरह ये रेवेन्यू चल रहा है फॉर एग्जांपल सेल्स से, और ये आपकी सैलरी चल रही है, उसमें वेरिएबल फिक्स है। ये 0 कंसिडर कर लें और ये 0 कंसिडर कर लें। अब इस पे हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। व्हाट अबाउट दिस पे? इफ योर पे इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज दिस, इसका क्या मतलब है? फिक्स पे है इसमें कोई? नहीं सर, फिक्स्ड पे नहीं है सर। जितना जितना आप ज्यादा परफॉर्म करते जा रहे हैं आपकी डेली वेज बढ़ती जा रही है। ओके, सो आपकी इट इज ऑल वेरिएबल पे, ऑल वेरिएबल जी, कंप्लीटली वेरिएबल। तो फिर ये सर यहाँ पे फिक्स क्यों लिखा हुआ है? वो तो ये वाले के लिए लिखा हुआ है ना, इसके लिए सर मैंने यही लेदर लाइन बनाई है अपनी। मरियम समझ आई? नहीं सर, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ इस रेड लाइन का पूछ रहा हूं। अगर ये रेड लाइन आपकी पे हो तो इसका क्या मतलब है? सर ये तो वेरिएबल है ना, ऊपर ऊपर जा रही है। जी, स्टार्ट कहां से हो रही है? 0। अगर आप 0 परफॉर्मेंस देंगे आपकी 0 पे है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात समझ आ गई? जी सर। ओके, अब आप मुझे इसी पे एक और चीज बताएंगे कि व्हाट अबाउट दिस पे, कंसिडर इट एज अ स्ट्रेट लाइन। सर फिक्स्ड पे है सर, आप Fixed जो पे। जितना मर्जी ज्यादा कर लें, कम काम कर लें, आपको उतनी पैसे कम कर लें ज्यादा कर लें, आपकी फिक्स पे है, देयर इज नो वेरिएबल पे। ठीक, अब थोड़ा सा मुझे जरा इस लाइन के बारे में बताएं, ये और ये लाइन क्या कह रही है हमें? सर अप टू अ सर्टेन लेवल आप जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपको एक फिक्स पे मिलेगी, लेकिन जब आप ठीक है। उस एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएंगे तो वहां से वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी विद एवरी इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। ठीक है, वेरी गुड जी। किसको ये बात नहीं समझ आई, ये वाली? पीस रेट का मतलब ये है सिंपल, जब आप कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादातर फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री में जाते हैं, आपका काम है बेडशीट स्टिच करना, तो कितनी बेडशीट्स आप स्टिच करेंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। अब सपोज अगर हम इसको यहां से 0 कर लें और इसको 10 कर लें और इसको फिर ऑनवर्ड्स करते जाएं, तो इस लाइन का मतलब ये है कि 10 बेडशीट्स आपको महीने की बनानी है, और लेट्स से 10,000 रुपीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। 0 बनाए चाहे 10 बनाए, तो 0 से 10 के दरमियान तक आप बेडशीट स्टिच करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 10 के। लेकिन जितनी आप 10 से ज्यादा बेडशीट स्टिच करते हैं, वो पर बेडशीट आपका रेट जो है वो बेहतर होता जाएगा। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा वैसे ही, इसको अभी कमीशन ना समझें, इसको वैसे ही जरा पीस रेट ही समझें और 10 पीस के हिसाब से समझें। यहां इसका 10 वाला हम लगा लेते हैं। ये जो है सैलरी, ये वाली लाइन, इसमें और इस वाली में क्या फर्क है? सर एक में उसको काम करना पड़े और एक में वो ना भी करे, सिर्फ आ जाए और चला जाए तो उसको मिल जाएंगे।
मिल जाएंगे। लेकिन यहां यहां ये है फिक्स तो उसको मिल ही रहा है, द मोमेंट ही विल प्रोड्यूस इवन फर्स्ट यूनिट, द मोमेंट ही विल प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट उसकी वेरिएबल पे लगना शुरू हो जाएगी। यहां 10 तक वेरिएबल पे नहीं लगेगी, 11वें पे लगेगी जाके, फिक्स तो है बट 11th यूनिट पे जाके उसको पैसा मिलना शुरू होगा वेरिएबल पे का। यहां उसको बिल्कुल फर्स्ट सही, यूनिट का ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ जी। जी बाकी लोग सर मुझे सर इसकी समझ नहीं आई कि इसको इधर ये 11 पॉइंट पे क्यों वेरिएबल पे इसकी स्टार्ट हो रही है और इसकी स्टार्ट से क्यों है? ओके ये देखें सर ये जो सेकंड वाला है इस पे फिक्स नहीं है ना जी। सर, सेकंड वाले पे फिक्स नहीं है ना? सर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पॉइंट कैसे है। सेकंड वाले पे फिक्स है, ये फिक्स ही है ना, इतनी तो इसको मिलनी है सैलरी, चाहे रेवेन्यू 0 ही आए। बस सर कैसे वो तो ये है कि फिर मंथ कंपनी सहेगी, 2 मंथ सहेगी और फिर क्या होगा आगे, फॉरवर्डिंग क्या होगी उसकी? वो तो बात बिल्कुल आपकी सही है, ऐसे ही होगा कि 2-3 महीने बाद अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो आपको वो बिल्कुल आउट कर देंगे, ये आपकी बात ठीक है। बट अभी जो आपको उन्होंने ऑफर की है सैलरी, दैट इज लाइक दिस कि फिक्स आपको मिलेगा। आप जो मैंने आपको कहा था ना कि बैंक में आप गए हो कैश पे, तो उन्होंने आपको कहा है कि 10,000 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी, एक अकाउंट ले आएंगे तो पहले अकाउंट पे 2,000 मिल जाएगा, दूसरे अकाउंट पे और 2,000 3,000, फिक्स तो है ही, हर पहली परफॉर्मेंस पे भी आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ फिक्स है फाइन, बट सर्टन लेवल तक की परफॉर्मेंस के लिए वो फिक्स ही है, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस शो करेंगे तो वेरिएबल होगी। ठीक है हाँ जी, सर, गॉट इट। हु डिडंट जी गेट सर इट? ठीक। सर ये जोंग में जो आपने अभी इधर बताया, जोंग में भी ज़्यादा लोगों का इस तरह होता है कि उनकी एक फिक्स पे भी उन्होंने रखी है जो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर बाकी उनके सेल्स पे डिपेंड करते हैं कि वो कितनी ज़्यादा सेल्स करते हैं, तो फिर उसमें ना फिर उनकी वेरिएबल हो जाती है, फिर वो पे बढ़ती जाती है, तो वो एक अमाउंट पे अच्छी खासी अमाउंट पे पहुंच जाती है पहुंच जितनी सकते हैं ज़्यादा जी, आप करेंगे। जी बिल्कुल जी। ज़ारा अगर आप बता दो हमें कि कैसे है आपकी, तो उसमें हम इसको ड्राइव कर लें कि किस उसमें फॉल करती है। जिस तरह सर फ्रंट लाइन एम्प्लॉय जिस तरह होते हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 17,500 तक होती है। बिल्कुल उसके ठीक। बाद फिर वो जितने पैकेजेस होते हैं पैकेजेस पर कमीशन होता है। लेट्स सपोज कि अगर 1000 का कोई पैकेज है तो उस पे उस एम्प्लॉय को 5% कमीशन मिलेगा। इसी ठीक तरह हर पैकेज का डिफाइन क्या होता है, किसी पे 3% है, किसी पे 7 है, किसी पे 10 है। ओके अब जो सो एम्प्लॉय जिस पैकेज पे ज्यादा काम करेगा फिर उसका उस हिसाब से कमीशन होगा, फिर ठीक है, उनकी सैलरीज उस हिसाब से वेरी करती है। तो आप मुझे बताओ कि क्या पहला पैकेज सेल करने पे ही उनको उसकी कमीशन मिल जाता है? जी बिल्कुल सर, वो मतलब जितने भी पैकेजेस सेल करेंगे ना उन सब का सबका, कमीशन तो उसको दैट मिलेगा। मींस आप, अब ये है कि उसके फिर उन्होंने परसेंटेज सेट की होती वो है तो ठीक है। कि किस परसेंटेज तक आपको फुल कमीशन मिलेगा, किस परसेंटेज तक आपको बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। अब 80 बिलो जितना उन्होंने काम किया होगा, अगर परसेंटेज 80 बिलो होगी तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक। 80 अबव से स्टार्ट होता है। इस तरह 100% पे आपको कंप्लीट मिलता है, 85 पे आपको लीनियर मिलता है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। सो ऐसे आप जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं अपनी वेरिएबल एंड फिक्स पे। ज्यादातर ये जो सेल्स वगैरह है उसमें कमीशन पे होता है, और जो पर यूनिट प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग में या इवन सर्विसेज में भी वो है, वो आपका पीस रेट की तरफ जा रहा होता अटेंडेंस है। अटेंडेंस बिल्कुल कर देते हैं, मैं चाह रहा था हमारा ये खत्म हो जाता तो, चलो इसको देख लेते हैं, ये मेरा ख्याल लास्ट कर लें हम, ताकि ये एक चीज थोड़ी सी खत्म हो जाए जो आप भी बात कर रहे थे अभी ऑब्जेक्टिव सेटिंग वाली। जब ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर रहे होते हैं आप,
तो लेट सपोज ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आपने किसी एम्प्लॉय के लिए सेट किए, टारगेट्स सेट किए। तो इन टारगेट्स की बेस पे आप हर टारगेट की पॉइंट वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं उसके साथ। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, बट थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस साल के लिए। इसके आपने 25 पॉइंट रख दिए। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आपने ये अचीव करने हैं। तो ये आपने जब साल कर लिया, लास्ट टाइम जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग की थी, साल करने के बाद आपने मेजर किया ये आपने कितना टारगेट अचीव किया है। लेट्स से ये जो भी आपने 100 लीड्स जनरेट करनी थी किसी एक चीज में, लेकिन आपने 130 लीड्स जनरेट कर दी। So point value multiply by the percentage of completion or achievement, which means 10 multiply by 1.3। ये 1.3 जब इसको हम परसेंटेज में लेके आते हैं तो तब आ रहा है 130% मीन्स 1.3। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 13 पॉइंट इसने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से गेन किए हैं। ये भी 10 पॉइंट्स का काम था, बट ये 90% अचीव हुआ है जो टारगेट सेट किया था। सो 10 पॉइंट का है, 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गॉट 9 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। 25 पॉइंट्स का ये था, आपने 105 पॉइंट्स इसमें 105% अचीव कर लिया। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 1.05 यू गॉट 26 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। सो टोटल आपने 48 पॉइंट्स गेन किए। यहां जो कोर वैल्यू ऑफ पॉइंट्स थी वो 45 थी। 100% आपको बोनस या जो भी मिलना था पे, लेकिन आपने 107 अचीव कर लिया। तो अगर आपको 5000 मिलना था बोनस तो आपने 5361 अचीव कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव सेटिंग स्कीम को जब हम पे के साथ या बोनसेस के साथ या कमीशन के साथ अटैच करते हैं तो दिस इज हाउ वी डिसाइड आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। इस पे प्लीज जरा क्वेश्चन करें। सर इसकी मैथ्स तो सिंपल है, लेकिन ये ये है क्या मतलब उन्होंने जैसे अगर 45 टोटल है तो फिर 48 आ गया तो फिर अब क्या होगा? उसने अपने टारगेट से भी ज्यादा अचीव कर लिया ना। ठीक है सर, लेकिन 3 अलग जगहों पे इसमें ओवर अचीवमेंट थी उसकी साल में, स्लाइटली ओवर अचीवमेंट थी जी सर, अंडर अचीव था, बट टोटल को मिला के उसने काफी बेहतर साल गुजारा है। तो आपने उसको ये प्रॉमिस किया था कि आप उसको एक जो पे है 100% वो उसको देंगे। एक से ज्यादा उसने पे कमा ली है। ज्यादातर ये सेल्स में हो रहा होता है कि कितने टारगेट थे उससे कितना ऊपर चले गए। फॉर एग्जांपल अगर एक ही बंदे के पास 3 पोर्टफोलियो हैं, उसके पास होम लोन भी है, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है, उसके पास कार लोन भी है, तो उसको ये कहा हुआ था सपोज कि तुमने 10 कार्स बेचनी है, 10 कार्स का लोन देना है साल में। So this was the first objective. 10 होम लोन्स देने हैं और 25 क्रेडिट कार्ड बेचने हैं। तो आप ये समझ लें कि 9 उसने क्रेडिट कार्ड बेच दिए, 13 उसने होम लोन बेच दिए और 25 की बजाय उसने 26 क्रेडिट कार्ड्स बेच दिए। तो इन सब का जो है कमीशन मिला के 48 बन गया। आप 45 था। 100% अचीवमेंट से ज्यादा उसने 107.2% अचीवमेंट कर ली। इसी तरह आपने 5000 उसके साथ डिसाइड किया था
तो 5361 आपने उसको पैसे दिए।